पृथ्वी पर जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से मानव को अंतरिक्ष को देखकर एक उत्सुकता और कौतूहल हुआ और आज का मानव वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ चुका है और ब्रह्मांड और खगोल क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। परिणाम कॉस्मोग्राफी और कॉस्मोलॉजी विज्ञानों का विकास हुआ। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी विज्ञान भी अस्तित्व में आए और आज वैज्ञानिक अनुसंधानों से नए नए रहस्यों का उद्भेदन भी हो रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या ये एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी के सभी चैप्टर्स भूगोल से संबंधित हैं? हम इसको भूगोल में क्यों पढ़ें? भूगोल पृथ्वी प्लेनेट का एक साइंटिफिक स्टडी और पृथ्वी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम 4 प्रश्न उसके साथ लेकर जाते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। इन 4 प्रश्नों का पृथ्वी के संबंध में उत्तर देने में हमको एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में जाना ही पड़ता है। पृथ्वी क्या है, इसी पैटर्न पर हम सभी ग्रहों का और उनके उपग्रहों का और तारों का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉमी का एक गहरा संबंध भूगोल से है और हम लोग अभी देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और भूगोल से किस तरह से वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से संबंधित हैं। आइए हम लोग देखते हैं एस्ट्रोनॉमी में या कॉस्मोलॉजी में पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आज हमारा पूरा ब्रह्मांड जितना व्यापक है एक बिंदु पर था और उसका विस्फोट हुआ, उसको बिग बैंग कहा गया और अंत उसका बिग क्रंच होगा। इसी तरह से इससे संबंधित 2 सिद्धांत हैं, एक बिग बैंग जिसका लास्ट बिग क्रंच होगा और दूसरा स्टेडी स्टेट थियरी जिसको कि कंटिन्यूअस क्रिएशन थियरी भी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मांड लगातार स्थिर रहेगा, सनातन रहेगा, इसमें तत्वों का लगातार सतत निर्माण होता रहेगा। और इसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे कि जब ब्रह्मांड बना, इसका महाप्रस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो उससे तारे बने और तारे एक ग्रुप में बने, तारों का निर्माण एक ग्रुप में हुआ और तारों के उस ग्रुप को गैलेक्सी कहा जाता है। हम लोग इसमें अपनी मंदाकिनी गैलेक्सी, उसके पड़ोसी गैलेक्सीज का अध्ययन करेंगे और हम अपनी गैलेक्सी का अध्ययन करने के बाद फिर देखेंगे कि इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और ये अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और इसी समय इसका भी अध्ययन करेंगे कि तारों का निर्माण गैलेक्सी के बाहरी भुजा में होता है और वो तारे धीरे धीरे गैलेक्सी के अपने अक्ष पर घूर्णन के फलस्वरूप अंदर की भुजा में आते जाते हैं। फिर उस तारे का केंद्र का हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और वो सुपरनोवा विस्फोट के रूप में रेड जायंट हो जाता है। फिर उसी से अपना सूर्य बना है और सब ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। हमारा सूर्य भी अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ते हुए अभी एक भारी रेड जायंट जैसा होगा और इसके केंद्र का हाइड्रोजन हीलियम बन जाएगा और यह बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ के बाद ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने या किसी भी गैलेक्सी में तारे का जीवन जो कि 14 स्टेजेज में होता है, इसको सीखेंगे। लाइफ ऑफ स्टार सीखने के बाद फिर हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, आखिर हमारा सन और उसका सिस्टम या ग्रह उपग्रह बने तो किस तरह से उनकी आज पोजीशन है। तो हम इसमें सूर्य और उसके सभी ग्रहों का साइज और इन ग्रहों की विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे और इनके अंदर इनकी परिक्रमा करने वाले कुछ उपग्रह हैं, उनका भी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करेंगे। और इससे संबंधित कुछ थियरीज हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। एक ग्रुप है मोनेस्टिक
एक तारे से ही इस सिद्धांत में सोलर सिस्टम की उत्पत्ति की बात कही गई है। डुअलिस्टिक कैटेगरी में भी कई सिद्धांत हैं जिसमें 2 तारों के माध्यम से बताई गई है। सुपरनोवा थियरी सपोर्ट करती है कि आज हमारा जो सूर्य बना इस स्टेज में सुपरनोवा थियरी है, और बिग बैंग थियरी लेटेस्ट है, फाइनल है। इसको वैज्ञानिक आधार पर आज और भी सत्यापित किया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, इस पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं। और जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ लिए तो हमारा एक फर्ज बनता है, हम सब सूरज का अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने सूरज, अपने सन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें कि कैसे उसमें 3 परतें हैं, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। और इसके बाद अपना सूरज पढ़ने के बाद हम लोग इन ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, और इन सब ग्रहों के बारे में पढ़ने के बाद हमको इनके कलर के बारे में सीखना होगा, जिसमें सूर्य से सबसे पास के 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। हैं तो ग्रह, लेकिन उनको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, लेकिन क्यों इनको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसका कारण भी हम लोग सीखेंगे। और ये वर्ष में कैसे दिखते हैं, कितनी बार दिखते हैं, और बुध और शुक्र उदय और अस्त होने के आधार पर किस तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में इनकी गणना की जाती है और हमारे एस्ट्रोलॉजर्स इसका यूज करते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग इसके बाद ये हमारे मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह, और वो कभी कभी अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं। ऑर्बिट छोड़ने के बाद उनको कहा जाता है मीटियराइड्स, मीटियर्स, और वो आकर के किसी न किसी ग्रह पर गिर जाते हैं। यहाँ से चलने के बाद कभी जुपिटर पर, कभी मार्स मंगल पर, कभी पृथ्वी पर, कभी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे चांद पर। इस तरह से इनके गिरने से उनके सतह पर गड्ढे बन जाते हैं, जिनको क्रेटर कहा जाता है। और पृथ्वी पर तो गिरने के कारण पृथ्वी की अक्षीय गति ही धीमी हो जा रही है, और हम लोग पृथ्वी की अक्षीय गति धीमी होने के कई कारणों का अध्ययन करेंगे और उसके परिणाम का, जिसमें हम लोग समय का समायोजन कर रहे हैं और अपनी परमाणु घड़ियों को 1 सेकंड के लिए रोक देते हैं। और इस समय कितने लीप सेकंड हो गए हैं, आगे कैसे होगा, और पृथ्वी की गति एकदम धीमी हो जाएगी तो क्या होगा, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे मीटेराइटिक फॉल्स में। इसके बाद एक सेलेस्टियल बॉडी कॉमेट है। कॉमेट माने पुच्छल तारा। इसके पास पूंछ भी होती है, टेल, गैसियस टेल, और ये सन और सोलर सिस्टम टोटल की परिक्रमा अपने ऑर्बिट पर करता है। केवल न सन की करता है, न केवल प्लैनेट करता है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की करता है। तो कभी पास आ जाता है सूरज के और कभी दूर आ जाता है। इस तरह से इलिप्टिकल पाथ इसका होता है, सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, और यह पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, और यह एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस घटना से पृथ्वी पर होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का एक आकलन लगाया जाता है, इसलिए इसको भी हम सीखेंगे। फिर उल्कापात के कारण पृथ्वी की अक्षीय गति धीमी हो रही है, उसका कारण और परिणाम सीखने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने पृथ्वी पर अध्ययन करने के लिए। हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी मून है, चंद्रमा। क्योंकि हम लोग पृथ्वी से दिन का राजा सूरज का अध्ययन तो किए, लेकिन रात की रानी चाँद का भी अध्ययन करना हमारा फर्ज बनता है। फिर उसके बाद इन सब ग्रहों में भी हमारे रिसर्च सेंटर्स या क्राफ्ट जा रहे हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन मून का डिटेल स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि अर्थ और उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे मून और सन के रिलेशंस होते हैं, ऑर्बिटल रिलेशंस, और उन ऑर्बिटल रिलेशन के कारण ही हमारे ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और सूर्य और चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट
पृथ्वी के जीव जंतु और मानव पर बहुत पड़ता है, इसलिए इसका भी अध्ययन अनिवार्य है। बस यहाँ तक हमारी शुद्ध प्योर एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन इसके बाद हमारी ये एस्ट्रोनॉमी का जाग्राफिकल पार्ट है, या कह सकते हैं ये जाग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी शुरू हो जाती है, या इसको एस्ट्रोनॉमिकल जाग्राफी कह सकते हैं, ये जाग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी। इसमें शुरू होगा हमारा ग्लोब। ये जाग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमिकल जाग्राफी शुरू हो रही है। और हमारे एंसेस्टर्स ने, ग्रीक जाग्राफर्स ने, रोमन जाग्राफर्स ने एस्ट्रोनॉमी से ही जाग्राफी की शुरुआत किया। और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड कैसे हैं और देशांतर रेखाएं कैसे हैं। लैटिट्यूड से किस तरह से पृथ्वी पर क्लाइमेटिक जोन डिसाइड किए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूड के आधार पर किस तरह से पृथ्वी पर टाइम जोन निश्चित किए जाते हैं, और इंटरनेशनल डेडलाइन कैसे निश्चित होती है। ये चीज़ें हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सीखेंगे। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीखने के बाद फिर हम लोग टाइम कैलकुलेशन उसी में सीख लेंगे। और एक बार तो पीसीएस में इंटरव्यू में पूछा गया था एक लड़के से कि आप बताइए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक साथ प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सीधा सा उत्तर है, लैटिट्यूड का प्रयोग तो जलवायु पेटियों के निर्धारण के लिए किया जाता है। लॉन्गिट्यूड का प्रयोग पृथ्वी पर टाइम फिक्सेशन के लिए किया जाता है। लेकिन प्रश्न था दोनों का प्रयोग एक साथ कहाँ किया जाता है। तो किसी प्लेस के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि एस्ट्रोनॉमी का प्रयोग ज्योग्राफी में किया जाता है, इसलिए हम जब किसी कंट्री के बारे में लिखना चाहते हैं या किसी रीजन के बारे में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, तो हम उसकी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। लोकेशन दो तरह की होती है। पहली एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, जिसमें लिखा जाता है कि उसका लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है, यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन माने कि उस कंट्री, चाहे इंडिया हो चाहे साउथ ईस्ट एशिया रीजन हो, उसके पड़ोस में कौन कौन है। और इस तरह से हम अगर देखें तो इंडिया अपना देश की एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन भी बहुत ही स्ट्रांग है और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत ही मजबूत है। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कैसे स्ट्रांग है, हम लोग उष्णकटिबंध के हैं, हमारा सन यंग है, वर्टिकल रेज है। लेकिन नॉर्वे स्वीडन में सन रेज स्लैंटिंग होती हैं, उनकी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन स्ट्रांग नहीं है। हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत स्ट्रांग है। अगर नॉर्थ में लैंड है तो साउथ में वाटर बॉडी है। इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन करने के बाद ज्योग्राफी की सही स्टार्टिंग होती है। और हमारा लास्ट चैप्टर होगा अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी। अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी में हम ये सीखेंगे हमारे पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट में, प्राकृतिक उपग्रह में मून आता है। तो मून तो नेचुरली काम कर रहा है, लेकिन उसी के साथ हम पृथ्वी के लोग कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं, प्रक्षेपित किए हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो तरह के होते हैं। एक जीव स्टेशनरी, जो पृथ्वी के घूर्णन के साथ उसके किसी एक स्थान पर स्टेशनरी होकर घूमता रहता है और पृथ्वी से प्राप्त इंफॉर्मेशन को हमको रिले करता है। और दूसरी कैटेगरी में आता है पोलर सैटेलाइट और सन साइक्रोनस सैटेलाइट, जिसमें कोई भी सैटेलाइट किसी भी स्थान से लॉन्च किया जाएगा तो साउथ पोल के ऊपर से और फिर नॉर्थ पोल के ऊपर से चलता रहता है। और हर पृथ्वी के घूर्णन में वह 14 बार चलता है। उसका कैलकुलेशन हम लोग अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे।